हमारी संस्कृति जीवन की विधि है, संस्कार और लोकगीत उसकी बहुमूल्य निधि है। लोकगीत यानी कि लोक के गीत हर इंसान की जो भाषा है वो उसकी पहचान है, उसके साथ साथ जो उसकी संस्कृति है, जो लोक संस्कृति है वो भी उसकी एक पहचान है। जो लोक संस्कृति है उसको जो बनाए रखना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सोनिका ढड़पाल, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय ही हिमाचली लोकगीत में ध्वजा और बरलाज के विषय में जो है उसका संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है कृष्ण शुक्ला जी, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। कृष्ण शुक्ला जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। कृष्ण शुक्ला जी जो हैं वो 7 बार जो है नेशनल कल्चर फोक टीम से जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ वो 1981 में जो है स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा जो है इन्हें जो है बेस्ट डांसर का जो है अवार्ड मिला है। राजीव शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत है कृष्ण शुक्ला जी, स्वागत है सर। नमस्कार सोनिका जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कृष्ण शुक्ला जी, जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि आपको जो है बेस्ट 1981 में जो है स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा जो है बेस्ट जो है फोक डांस का जो है आपको सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये शौक जो है लोक संस्कृति जो फोक डांस है, हम बात करें तो ये बहुत ही जो है जो हिमाचल की संस्कृति को प्रेजेंट करता है। तो ये शौक आपको कब जागा और आपने कब इसकी जो है शुरुआत की? जी, स्कूल के समय से जब मैं बहुत छोटा था तब से ही मंच पे आना शुरू किया। जब मैं चतुर्थ कक्षा में पढ़ता था तो प्ले करना शुरू किया, नाटक करना शुरू किया। और जब 6ठी 7वीं में हुआ तो हमारे टीचर थे मैडम, उन्होंने हमें नाटी सिखाई और इतनी अच्छे से सिखाई, 2-2 3-3 महीने उन्होंने हमसे रिहर्सल करवाई। हालांकि जो मेरा जन्म स्थान है वहाँ का फोक नाटी नहीं है, गिद्दा है, अर्किक क्षेत्र का है, वो गिद्दा है। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से हमें नाटी सिखाई कि वो सारे जीवन में आगे हमारे काम आई। तो स्कूल से ये शुरुआत हुई, फिर बड़े हायर सेकेंडरी स्कूल में भी प्ले और नाटी और ये हिमाचल के फोक गाने ये कार्यक्रम चलते रहे। और उसके बाद मैंने एक युवा किसान क्लब नाम से संस्था बनाई, युवा क्लब बनाया। और फिर हम नेहरूबा केंद्र सोलन से जुड़े और फिर वहाँ से उन्होंने जो नेहरूबा केंद्र सोलन के यूथ कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने हमें मुझे पर्टिकुलरली उसमें से मुझे चुना और कुछ और उन्होंने युवा साथी दिए। तो एक टीम बनाई, तो उन्होंने बोला कि गाइड मैं करूँगा और 3-4 महीने रिहर्सल करेंगे। तो पहली नेशनल कल्चरल मीट 1981 में दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत सारी टीमें इकट्ठी हुई थी, वहाँ पर हमने भाग लिया। तो हमारी नाटी की जो टीम थी, हमारा जो मुख्य था उसमें महासु नाटी थी। कृष्ण शुक्ला जी, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है रिटायर हुए हैं, तो जॉब के साथ साथ जो है आपने इस शौक को जो है वो जारी रखा? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब हमारी ऐसी होती है कि इमरजेंसी ड्यूटी भी होती है, रात्रिकालीन ड्यूटी भी होती है, दिन में भी होती है। फिर भी जो समय था वो निकाला और इसमें जुनून था कि इसमें कुछ करना है। तो बड़े मन से, मतलब खुशी से, प्रसन्नता से, पूरे जुनून से जब भी समय मिलता था तो भाग लेते रहते थे। कृष्ण शुक्ला जी, ये ध्वजा जो आज का जो हमारा विषय है हिमाचली लोक संस्कृति में ध्वजा और बरलाज का संरक्षण, तो ये ध्वजा क्या है? जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया सोनिका जी, क्योंकि बहुत लोगों को अब इस चीज़ का ज्ञान कम होने लगा है। ध्वजा शब्द जो है वो ताजा से बना है। ताजा मतलब ताज पहनाना, किसी को सम्मान करना। तो ताजा बोलते बोलते पहाड़ी में वो ध्वजा हो गया। तो ताजा में क्या है कि ये जुड़ा हुआ है सिद्ध चानों से। और ये द्वापर युग की कथा है, जब कृष्ण भगवान जी और चाणूर का युद्ध हुआ था। तो चाणूर के बल से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान जी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम कलियुग में सिद्ध चानों के रूप में पूजे जाओगे और तुम्हारे को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होगी और तुम्हारा बहुत सारा सम्मान कलियुग में होगा। तो उसके उनकी कथा के रूप में सिद्ध चानों को जब ध्वजा होता है या ताजा, तो उनको ताज पहनाया जाता है, जो मोर मुकुट से कृष्ण भगवान जी से जुड़ा हुआ है उनकी याद से। तो मोर मुकुट पहनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और फिर रात्रिकालीन सारी रात में वो ध्वजा बनाया गाया जाता है। जी।
और ये बरलाज की अगर हम बात करें तो बरलाज क्या है? बरलाज की भी दो कथाएं हैं जी एक तो ये है कि वर और लाज, जी यानी जब दशरथ जी ने यज्ञ किया था जी तो उनको आशीर्वाद दिया था, वर दिया था जी कि तुम्हारे एक ऐसा यशस्वी पुत्र होगा जो तुम्हारी लाज रखेगा, संसार से कष्टों को मिटा के, दुष्टों को मिटा के तुम्हारी लाज रखेगा, तो उससे बरलाज बना है। जी उसका भी जिक्र इसमें बरलाज में होता है, यानी पहाड़ी रामायण भी होती है। जी और दूसरा इसका है कि बलि राजा, जी कि राजा बलि की कथा इसमें मुख्यतः होती है। तो बलि राजा से बोलते बोलते वो ये बरलाज बलराज बन बन गया। गया। जी। अगर हम ध्वजा की बात करें तो ध्वजा जो है हिमाचल में कहाँ कहाँ जो है इसे मनाया जाता है? ध्वजा अब तो कम हो गया है, जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सोलन जनपद में अधिक मनाया जाता था। और सोलन से अगर आप धामी, तत्तापानी, करसोग और अपर शिमला की तरफ भी और सिरमौर के भी कुछ क्षेत्रों में इनका रिवाज रहा है। जी। अब थोड़ा लुप्त होने के कगार पर है, ये अलग बात है। जैसे आप बोल रहे हैं कि इनका लुप्त होने पे है, तो इनका मेन रीज़न क्या है? अगर हम आज के समय की बात करें तो ये ढांचा का जो है लुप्त होने का मेन रीज़न क्या है? देखिए, इसके दो तीन कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आधुनिकता आ गई है। जी। अब बहुत सारे, जब ढांचा हुआ करता था तब रेडियो बहुत कम होते थे, पंचायत में एक रेडियो होता था, मुझे याद है। और मोबाइल, टीवी, ये केबल, फाइबर्स और ये चैनल्स ये नहीं हुआ करते थे। तो मनोरंजन के साधन विभिन्न प्रकार के हमारी संस्कृति में ये हुआ करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें आ गई है तो वो उस पर ध्यान बहुत कम हो गया है। एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण ये है कि इसको आगे चलाने वाले नहीं रहे हैं। बहुत कम लोग आगे शिष्य पैदा हुए जो आगे इसको कंटिन्यू कर पाते। तो ये वजह रही है कि ये लगभग कम हो गया है। जी। जो हम कहें कि आज का जो समय है सब बिजी हैं, और जो पहले जो होता था सामाजिक जो इकट्ठापन, जो लोग इकट्ठे होते थे उस समय जो है इन चीज़ों को जो है मनाया जाता था। एक रीज़न है कि आज की जो पुरानी पीढ़ी थी उनको सब पता था, और हमारी जो पीढ़ी है, अब हम की आज की बात करें तो ये लुप्त होता, इसी रीज़न से जो लुप्त होता जा रहा है। जी बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करें इसको, जो ये लुप्त होता जा रहा है, इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है? देखो, इसको बचाने के लिए मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे नृत्य है, नाट्य है या गिद्धे हैं या इस प्रकार के नाट्य हैं दूसरे, तो वो स्कूलों में और कॉलेजेस में वो होते हैं। उनको टीचर्स भी सिखाते हैं, उनके कंपटीशंस भी होते हैं, जिला स्तर के, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के। तो हमारे ये नाटियाँ, जैसे ये सिरमौरी नाटी है, मासू नाटी है, चंबा गद्दी नृत्य है, या सारी नाटियाँ हैं, या जमाखड़ा है, या गिद्धे हैं, कंपटीशंस होते हैं। तो ये स्कूलों और कॉलेजों से आगे बढ़ाया जाता है। स्कूलों में इनको जो है इन्वॉल्व किया जाता है कल्चर एक्टिविटीज। हाँ, लेकिन जो हमारा ढांचा है या करियाला है या बरलाज है, इसका इस प्रकार का कोई स्कूलों में सिखाने का कार्यक्रम नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम जब ढांचा या करियाला या बांटना या बरलाज, ये सब जो पुराने ये धार्मिक और हास्य विनोद के कार्यक्रम थे, जो आज भी अगर किए जाएं तो लोग पसंद करते हैं। तो इनको जब तक स्कूलों में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे हम, या इनके हम सेमिनार करें, या इनके हम इनके वर्कशॉप्स लगाई जाएं, और इनके वर्कशॉप स्कूलों में भी, महिला मंडलों में, युवा क्लबों में और कॉलेजेस में, इन सब जगह में वर्कशॉप लगेगी तो ये चीज़ निश्चित रूप से पुनः जीवित हो जाएगी। जी। अगर हम बरलाज की बात करें तो ये बरलाज जो है वो हिमाचल में किन किन स्थानों में किया जाता है? बरलाज भी बहुत, जैसे ढांचा है, इन्हीं क्षेत्रों में बरलाज का भी परंपरा रही है। जैसे पुराने समय से ये शुरुआत हुई। जैसे बागल रियासत थी, अर्की क्षेत्र, बघाट रियासत थी, सोलन क्षेत्र, और हंडूर रियासत थी, नालागढ़, या धामी रियासत थी। तो इन्हीं क्षेत्रों में राजाओं के समय से ये कार्यक्रम होने शुरू हुए और इन प्रचलन इनका बढ़ता गया। तो ये सारा जिला शिमला, धामी, करसोग और सोलन जनपद पूरा, इन क्षेत्रों में अधिक
ये जो सिंधी चानों वाली है, क्या इनका संबंध जो है अगर हम बात करें तो धाजा और बरलाज से है? नहीं, बरलाज से नहीं है, धाजा से इनका संबंध है। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कृष्ण भगवान जी और चाणों का युद्ध हुआ था, तो उनकी बल से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान जी ने आशीर्वाद दिया था कि कली युग में आप सिद्ध चानों के रूप में माने जाओगे और आपको पूजा जाएगा। तो इनको अब बाबा बली भी बोलते हैं और सच्ची सरकार भी बोलते हैं। आज के युग में सिद्ध चानों को ही बाबा बली भी कहा जाता है और सच्ची सरकार भी कहा जाता है। तो जब धाजा होता है तो मैंने बताया इनको ताज पहनाया जाता है सबसे पहले, और इनकी उसके बाद फिर धाजे के आगे कार्यक्रम शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहले चंद्रावली आती है। चंद्रावली का नृत्य होता है। पुरुष होता है वो लाल साड़ी पहन के या लाल सूट पहन के, पूरे गहने पहन के और घुंघरू पहन के हाँ, वो थाली लेके पूजा की, और फिर वो नृत्य होता है उसका। वो आधा घंटा वो कार्यक्रम चलता है। बहुत अच्छा नृत्य होता है। और उसके बाद फिर इसके अन्य कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें आगे फिर सुहाग आता है। जी सर, आपने जैसे बहुत सारे जो है उसमें हमेशा पार्टिसिपेट किया है। हम नेशनल लेवल की बात करें, अगर हम हिमाचल में भी बात करें, तो जो पहाड़ी जो संस्कृति है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं? सोनिका जी, ये आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया, रुचिकर है। हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है उसके बहुत से बिंदु है। जैसे नदियों से जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी गायन या नृत्य है और सब चीज़ें जो है वो नदियों से, मतलब बहुत सी है नदियों से जुड़ा हुआ। जैसे नदियों पे गाने होते हैं, साएं साएं मत करे रावी ये मिंजो तेरा डर लगता, चंबा की नदी से जुड़ा हुआ है। और ऐसे भी कई नदियों से है। जैसे छोटी छोटी खड्डों से भी हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है कि इया न डराया भी करे, हैं लोग का जो तू दया लंगने हाय नी मुझे खड्डे गुणी है। तो इस तरह से नदियों से। फिर आप पहाड़ों से हैं, चांदनिया रातारा नजारा, चमको ऊंची नीची धारा। फिर हमारा जो कल्चर है वो मेलों से जुड़ा है। जैसे बाड़ियारे मेल लेके आया मेरी जान, अपना वादा तू निभाया मेरी जान, मेलों से जुड़ा हुआ। फिर शादियों विवाह गीतों से जुड़ा हुआ है। और सबसे अधिक हमारी देव संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी हमारा कार्य है, चाहे विवाह है, चाहे अन्य कार्य है, चाहे हमारे वर्ष की जो गतिविधियां हैं, वो देव संस्कृति से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी है। जैसे आपने देव संस्कृति के बारे में बात की कि अक्सर हमने पहाड़ों में देखा है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अक्सर हमने देखा है, हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो हम जो है वो जो है अपने देव संस्कृति से शुरू करते हैं। इसका मुख्य रीज़न क्या है? इसका मुख्य रीज़न है कि एक तो हमारी जो एक परंपरा है या हमारी एक आस्था है, वो देवताओं से जुड़ी है। तो कोई भी हम ये सोचते हैं कि कोई भी कार्य जब हम देव संस्कृति से शुरू करेंगे तो हमारा कार्य अच्छा सिद्ध हो जाएगा। इससे एक तो हमें आत्मविश्वास आता है कि हमारा कार्य अच्छा होगा। दूसरे सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है हमारे में कि वह हमने देव संस्कृति, देवता से हमने इजाज़त ले ली है या देवता को हमने मना लिया है। अब हमारे कार्य बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाएंगे। और सकारात्मक ऊर्जा जो है सफलता का पहला सोपान है। सर, जैसे कि आपने बहुत सारे पार्टिसिपेट किए हैं, अगर हम मंच की शुरुआत की बात करें तो मंच की शुरुआत कब से की, और जो मंच की शुरुआत है उससे क्या जो है हम लोक संस्कृति को जो है वो जिंदा कैसे रख सकते हैं? देखिए, मंच ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी संस्कृति, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, नाट्य हो, या हमारे और विविध जो कार्यक्रम होते हैं वो मंच से ही शुरू होते हैं। और सभी स्कूलों से ये मंच शुरू हो जाना चाहिए बच्चों का। और स्कूलों से फिर हायर सेकेंडरी स्कूल हो गए, फिर कॉलेजेस हो गए, फिर संस्थाएं बनती है जैसे युवा क्लब है या महिला मंडल है। इन संस्थाओं के जरिए विभिन्न मंच मिलते हैं। जैसे हमारे बहुत से विभाग है, जैसे भाषा और कला विभाग है, जैसे युवा सेवाएं और खेल विभाग है, जैसे नेहरूबा केंद्र है। ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जो मंच प्रदान करती है, जो अवसर देती है युवाओं को कि वो उस संस्कृति को आगे लाएं। तो ये हम संस्थाओं के जरिए मंच पे आ सकते हैं और इन विभागों के जरिए बहुत से अवसर मिलते हैं।
जी, जैसे आपने इंस्टीट्यूट्स की बात की, संस्थाओं की यूज़ की, तो उनका क्या महत्व है अगर हम बात करें कि जब आपका समय भी था, जब आपने अपना जो ये जो इंटरेस्ट है उसको जारी रखा, तो उस समय आपने ऐसे कौन से कार्य किए और कौन से मंच आपको ऐसे मिले जिनसे आपने जो है अपनी लोक संस्कृति को जो है वो लोगों के आगे रखा? जी, जैसे मैं बता रहा था, स्कूल से ये शुरुआत हुई जी। और जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर्स ने ये हमें आगे बढ़ाया इन चीज़ों में। तो वहाँ रामलीला शुरू हुई, धुंधन है अर्की में। जी। तो मुझे सीता का रोल मिला, तो मैं 9th क्लास में पढ़ता था। 4 साल सीता का रोल किया और उसके बाद फिर मैं दाला मोड़, जो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ पर मैंने युवा किसान क्लब नाम से संस्था बनाई। फिर राम का रोल किया 14 वर्ष और अन्य सभी लोगों को आगे। सिर्फ रामलीला ही नहीं कि हमने एक दशहरा ऑर्गेनाइज़ किया जो पूरे क्षेत्र का एक बड़ा फेस्टिवल हो गया। और उसके साथ हमने जो मंच हमको मिला उसके ज़रिए हमने सामाजिक उत्थान के भी कार्य किए। कई सामाजिक बुराइयाँ थी, लोकल शराब लोग निकालते थे, तो हमने गुप्त रूप से उनकी कंप्लेंट्स करनी, शिकायतें करनी और वो बंद कराने। तो पेड़ के लगाने से लेके फलों की कलमें लगवाने से लेके संस्था के आगे इस प्रकार से काफ़ी कार्य बढ़ाए। तो इस तरह से जब मैं सर्विस में भी रहा, मैं नाहन मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ मैंने नवदीप कला केंद्र बनाया सभी के सहयोग से। वहाँ हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, उसमें हमने पैसे एकत्रित किए और लेप्रोसी पेशेंट जो थे उनके लिए हमने मशीनें खरीद के डोनेट की उससे। और फिर उसके बाद बिलासपुर आ गए तो जैसे हिमकला संगम भी दोस्तों के साथ मिलकर बनाया। वो आज भी मैं अधिक समय उसको नहीं दे पाया कुछ समय बाद, लेकिन आज भी वो संस्कृति के संरक्षण में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे कि हमने ढांचा की बात की, अगर हम ढांचा की बात करें तो उसकी शुरुआत कब से हुई थी? ढांचा की शुरुआत जो है वो राजाओं के समय से हुई, क्योंकि राजाओं को आनंद चाहिए था। उनका मकसद विशुद्ध मनोरंजन था। तो वहाँ से ढांचा की शुरुआत हुई। तो ढांचा का ग्रुप 12-15 लोगों का ग्रुप निमंत्रण करते थे और वो आके फिर वो ढांचा जो इसकी विधि है, पहले सिद्ध चानों की मुकुट करना, फिर चंद्रावली का नृत्य होना, उसके बाद स्वांग आना, उसके बाद बावरा एक होता था। तो उसके बाद क्या होता था, स्वांग। स्वांग में बहुत सारे, ये स्वांग शब्द अक्सर हम सुनते हैं, ये स्वांग क्या है? स्वांग है जैसे हम शब्द बोलते हैं नकली रूप से अपने आप को विभिन्न वेशभूषाओं में नकली रूप से प्रेजेंट करना, हास्य रूप से। तो उसमें नटनी भी बनते थे, गद्दी गद्दन भी बनते थे और बाबा जी भी बनते थे, बाबा चेला भी बनते थे। तो उसमें हास्य पैदा करते थे। और साथ में उसमें क्या होता था कि कुछ जो स्वांग करके व्यक्ति नंगी तलवार पे भी चलते थे और पेट के बल भी लेटते थे। ये भी एक कला थी उनके उस समय में। और उसके साथ बाबरा बोलते थे। बाबरा मतलब वो माँ शक्ति के शराब से बाबरा हो गया है, वो ऐसा कहा जाता था। बाबरा हो गया तो वो जब रात को अलाव जलता था तो सुबह तक वो जला रहता था, 5 बजे तक लगभग। तो जब सुबह अलाव जल के कोयले बन जाते थे तो वो बाबरा कोयलों पे चलता था और आग के गोले खाता भी था। तो वो बाबरा मतलब उसमें कहा जाता था। और अंतिम में फिर वो प्रार्थनाएं की जाती थी, आरती की जाती थी और देवताओं को विसर्जन किया जाता था। तो ये जो कार्यक्रम है वो पूरी रात चलता था? जी, पूरी रात चलता था। तो इसमें क्या लोकगीत जो है वो गाए जाते थे? लोकगीत भी गाए जाते थे और हास्य भी होता था, दोनों चीज़ों का मिश्रण होता था। जो लोकगीत होते थे और वो किस तरह के होते थे, किस तरह से, क्या वो कृष्ण भगवान को समर्पित होते थे? ज़्यादातर कृष्ण भगवान को समर्पित होते थे, क्योंकि जो चंद्रावली भी होती है ना जी, चंद्रावली को भी कृष्ण भगवान जी की सखी माना जाता था। तो वो आके वो भी वही नृत्य करते थे कृष्ण भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। तो उनको कृष्ण जी की सखी, और जो आगे भी जो बनती थी वो कृष्ण जी की सखियाँ बनती थी। तो ज़्यादातर कृष्ण जी के भजन और अन्य भजन भी, और कुछ जो स्थानीय क्षेत्र के लोकगीत होते थे उनको भी गाया जाता था। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें जो इस्तेमाल किया जाते हैं? ढांचा में अधिकतर उस समय के जो समय के अनुसार थे, ढांचा में अधिकतर हारमोनियम, चिमटा, छेना और ढोलक और डमरू। डमरू मतलब बहुत मुख्य रूप से होते थे, डमरू होते थे, डमरू भी साथ बजते थे। तो इन संगीत के साथ
धाजा चलता था। अगर हम धाजा और बरलाज की बात करें, दोनों की बात करें, तो धाजा और बरलाज जो है वो क्या एक दूसरे के साथ संबंधित है? नहीं, संबंधित तो नहीं है, थोड़ा इनमें फ़र्क है। धाजा क्या है कि धाजा कभी भी कराया जाता था। व्यक्ति, कुछ लोग मन्नत करते थे, मन्नत क्या पूरी, रीज़न था? हाँ, मन्नत करते थे, मन्नत पूरी हो गई तो धाजा कराएंगे, अपने आंगन में धाजा कराएंगे। और कुछ ऐसी अपनी खुशहाली के लिए धाजा कराते थे। वो अधिकतर सर्दियों में कराया जाता था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में धाजा कराया जाता था। बरलाज दिवाली के दूसरे दिन ही होता है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि राजा बलि की कथा होती है, और साथ साथ जो रामचरितमानस या रामलीला जिसको हम बोलते हैं, वो पहाड़ी रामलीला की तरह पात्र भी होते थे और पहाड़ी रामायण का गान भी होता था उसमें सुबह तक। तो साधु बनते थे, जैसे 4 साधु बन गए तो वो अपना डमरू लेके और रामायण भी गाते थे। अक्सर ये जो धाजा की अगर हम बात करें कि किसी भी जो व्यक्ति जिसने कोई मन्नत मांगी है, जब उसकी पूरी हो जाती थी तो वो जो है उसके बाद जो है अपने घर पे जो है वो धाजा करवाता था। ये जो है एक वो शुभ माना जाता है कि, और हम कहें कि सुख शांति के लिए भी जो है अगर हम कहें तो धाजा, दोनों कारणों से धाजा मनाया जाता था। धाजा बनाया जाता था। अगर हम आज के समय की बात करें तो जो हमारे जो आपके बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनको धाजा और बरलाज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है कि क्या धाजा क्या है और बरलाज क्या है, नहीं पता। और कई और ऐसे, जैसे कि स्वांग की भी हमने बात की, ये भी नहीं पता। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और देखिए, इनको हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। किसी केवल मात्र किसी सरकार की या विभाग की जिम्मेवारी नहीं है। हमें एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा, हिमाचल के कल्चर के बारे में बताना पड़ेगा। सिर्फ फिल्मों की हिस्ट्री नहीं बतानी है उनको, हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि नाटी क्या होती है, धाजा क्या होता है, करियाला क्या होता है, बांठना क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है, और नाटियों में भी क्या फ़र्क है, सिरमौरी नाटी, महासू नाटी, चंबा नाटी, कुल्लू नाटी, इनमें क्या फ़र्क है। ये चीज़ें भी हिमाचल के कल्चर को हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, स्कूलों में इन चीज़ों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और नंबर 3 कि इनकी कार्यशालाएं करनी ही चाहिए, और निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ कार्यशालाएं होंगी तो ये चीज़ें इनको बचाया जा सकता है। ये कृष्ण शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि अगर हम जो है अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे, जो हमारे जो पूर्वज हैं जिन्हें इनका ज्ञान है, तो ये कहीं ना कहीं समय के साथ साथ ये बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी, और ये एक कल्पना रह जाएगी कि उस समय में भी कभी कुछ ऐसा हुआ करता था। इसीलिए मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि हमारे बुजुर्गों की जो हमारी जो परंपराएँ हैं, उनको हमें जो है उसको सीखना चाहिए, ताकि हम आगे वाली जो जनरेशन है उसको भी सिखा सकें कि हमारे पूर्वज जो थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए कहें या शुभ काम जब होते थे तो वो क्या करते थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि नाटी अलग, जैसे सिरमौरी नाटी में अलग फ़र्क है, अगर हम कुल्ली नाटी की बात करें उसका अलग फ़र्क है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हिमाचल की थोड़ी सी नाटियों के बारे में बताएं कि क्या इनका अलग, जैसे सिरमौरी नाटी की अगर हम बात करें उसमें क्या जैसे सिरमौरी नाटी है, सिरमौरी नाटी में जो हाथ है उनको बड़ा खुल के नाचा जाता है। हाथों का और कंधों का जो बहुत बड़ा रोल रहता है, खूब इसमें खुल के, और फिर उसमें करतब भी होते हैं, जैसे थाली घुमाना या इस तरह के, या सिर पे गिलास लेके वो लेके नाचना, तो वो भी इसमें चीज़ होती है। महासुई नाटी में हाथ खुल के नहीं है, उसमें हाथों को थोड़ा अंदर को करके और पैरों की जो मूवमेंट ज़्यादा होती है, पैरों की स्टेप और पैरों की मूवमेंट ज़्यादा होती है। जबकि हमारा जो कुल्वी नाटी है वो चूँकि वो अधिकतर गद्दी नाटी से मिलती है, गद्दी नृत्य से मिलती है, उसमें खुल के नाचते हैं। उसमें स्टेप का, पैरों के स्टेप का इतना नहीं है, इसमें खुल के नाचते हैं, घूम घूम के नाचते हैं। तो सभी नाटियों में बेसिक फ़र्क होता है, कुछ ना कुछ फ़र्क है। राजीव शुक्ला जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, मैं चाहती हूँ कि आप जो है हमारे दर्शकों को संदेश दें कि किस तरह से हम हिमाचली लोक संस्कृति को जो है हम बचा के किस तरह से रख सकते हैं। देखो, मैं आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से अपने युवाओं से और पेरेंट्स से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, मेरे सभी माताओं पिताओं से निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को हिमाचल की संस्कृति के बारे में बताएं, क्योंकि पहली शिक्षा घर से शुरू होती है।
तो उनको पूरा बताएं कि क्या होते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, क्या हिमाचल का कल्चर है। बेशक वो बाहर के जो मॉडर्न कल्चर है उसको भी रखें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने प्रदेश के कल्चर को भी वो अपने बच्चों को बताए। और मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मॉडर्न कल्चर को भी अडॉप्ट करो, उसमें भी आगे जाओ, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन अपने हिमाचल के कल्चर को बिल्कुल ना भूलें। वो हमारा मुख्य आधार है, हमारे जीवन का, हमारे जीवन शैली का मुख्य आधार है। उसको मत भूलें, उसको ज़रूर अध्ययन करें और जब जब समय मिले उसको हॉबी के रूप में, शौक़ के रूप में अपना पूरा करें। जी, कृष्ण शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें जो है, हम चाहे मॉडर्न जितने भी होते जाएं, हमें अपनी मिट्टी के साथ जो है वो जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी के साथ जो है हम जितना जुड़ेंगे तो उतना जो है हम अपने आप को जान पाएंगे। उसके लिए आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनिका जी, धन्यवाद। लोक संस्कृति किसी एक व्यक्ति की पहचान नहीं है, पूरे समाज की पहचान है। आज मैं दूरदर्शन के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हमें इस लोक संस्कृति को बचा के रखना है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार।